दोस्तों, आज हम राजनीति, सिनेमा या क्रिकेट की बात नहीं करने वाले। आज हम उस संकट की बात करेंगे आपसे जो आपके और हमारे वजूद से जुड़ा है। भारत इस समय एक भट्टी बन चुका है। पारा 45 डिग्री, 48 डिग्री और कई शहरों में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक छू चुका है। आखिर भारत में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है या हमारी खुद की गलतियां हैं? क्यों दुनिया के सामने सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में भारत के शहर टॉप पर आ रहे हैं? और वो कौन सी तकनीक है जो दुनिया अपना रही है लेकिन भारत उसमें अब भी पीछे है? तीसरी आंख में आज हम इसी प्रलयंकारी गर्मी का पूरा सच आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले इस बुनियादी सवाल को समझते हैं। क्या ये सिर्फ सामान्य मौसम का चक्र है या फिर कुछ और है? विज्ञान कहता है कि सामान्य नहीं है ये। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। इनमें ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट, आइलैंड इफेक्ट और जंगलों का सफाया सबसे ज्यादा अहम है। आइए इसे कुछ डेटा और वैज्ञानिक तथ्यों से आपको समझाती हूँ। पहली बात, ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो के डबल अटैक की करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ रहा है, लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ हिंद महासागर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है बाकियों के मुकाबले। जब समुद्र गर्म होता है तो वो हवाओं के पैटर्न को बदल देता है, जिससे लू की अवधि और तीव्रता दोनों ही बढ़ जाती हैं। अब बात अर्बन हीट आइलैंड की। हमारे शहर कंक्रीट के जंगल और भट्टी बन चुके हैं। दरअसल डामर की सड़कें, कंक्रीट की इमारतें सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की बजाय उसे सोख लेती हैं। शहरों में इमारतें, सड़कें, गाड़ियां और एसी की जो गर्मी बाहर निकल रही है वो शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई डिग्री ज्यादा उसे गर्म बना रही है। ये वजह है कि शहरों का तापमान ग्रामीण इलाकों से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज हो रहा है। गर्मी में बेहिसाब बढ़ोतरी है। और तीसरी बड़ी वजह सुनिए, गौर करने वाली बात है ये है जंगलों का सफाया। जंगल ना सिर्फ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं बल्कि तापमान को भी काबू में रखते हैं। लेकिन भारत में जंगल तेजी से कट रहे हैं। हम देखते हैं अभी जयपुर का मास्टर प्लान बना है, हीट मिटिगेशन प्लान जोधपुर का बना है, तो उन्होंने पाया कि नहीं, ग्रीनरी कम नहीं है। ग्रीनरी हमने इतनी बढ़ाई नहीं जितनी बढ़नी चाहिए जो हम मास्टर प्लान में रखे हैं। या हम रोड्स और फ्लाईओवर्स और मेट्रो सिस्टम जो बना रहे हैं, ओवरग्राउंड कंक्रीट के स्ट्रक्चर ज़्यादा आ रहे हैं जो हीट ऑब्जॉर्व करते हैं और हीट को रेडिएट करते हैं शाम को। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। फिर एक है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये कि रेन वाटर आता है, वाटर बॉडीज होती हैं, लेक्स बनती हैं या पॉन्ड्स बनते हैं, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने वॉकवेज के साथ। और जितनी भी खाली धरती है वहाँ पे हम ग्रीन सरफेस या झाड़ी हैं और ये सरफेसिंग कर देंगे तो उससे टेम्परेचर कम से कम 5 डिग्री कम हो जाएगा। होता है, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है। हाल ही में वैश्विक मौसम एजेंसियों की एक रिपोर्ट आई जिसमें दुनिया के शीर्ष 15 सबसे गर्म शहरों में भारत का नाम टॉप पर। इनमें दिल्ली, चूरू, बांदा, झांसी सबसे ज्यादा गर्म रहे। आखिर भारत के शहर ही इस लिस्ट में ऊपर क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे कोई तो ठोस वजह होगी ना। आज इस शो में हम आपको वही बताएंगे। दरअसल हमारे शहरों को
बसाते वक्त ग्रीन बेल्ट यानी पेड़ पौधों के लिए जगह और वाटर बॉडीज यानी तालाब और झीलों को ध्यान में नहीं रखा गया। बिल्डरों ने बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें बना दी। बहुमंजिला इमारतें खड़े होने की वजह से हवा का रास्ता रुक गया। वहीं पश्चिमी देशों की नकल करके भारत में कांच की ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गई। कांच सूरज की गर्मी को अंदर कैद कर लेता है, जिसे ठंडा करने के लिए दोगुनी क्षमता के एसी भी चलाने पड़ते हैं, जो बाहर का तापमान और ज्यादा बढ़ा देते हैं। पिछले 30 सालों में भारत के बड़े शहरों ने अपने 50% से ज्यादा पारंपरिक तालाबों, बावड़ियों और झीलों को पाट कर वहां कॉलोनी बना दी। पानी के जो स्रोत हैं, हवा को ठंडा रखने में मदद करते थे, जो अब पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। और अब आते हैं दोस्तों उस पहलू पर जो सीधे हमारी सरकार और हमारे विकास की नीतियों से जुड़ा है, और वो है जंगल की कटाई का कड़वा सच। ISFR यानी सरकार की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के आंकड़ों को अगर आप गहराई से देखें तो एक चिंता बिल्कुल सामने दिखाई देती है। कागजों पर तो अक्सर दिखाया जाता है कि भारत का कुल फॉरेस्ट और ट्री कवर थोड़ा बढ़ा है कागजों पर, हकीकत कुछ और है। सच्चाई तो यह है कि भारत के घने जंगलों में बहुत तेजी से कमी आई है। भारत ने अपने असली, प्राचीन और घने प्राकृतिक जंगलों को बड़ी तादाद में खो दिया है। भारत के फेफड़े कहे जाने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के घने जंगलों के क्षेत्रफल में लगातार गिरावट आ रही है। सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वोत्तर भारत को हुआ है। असम में 3,40,000 हेक्टेयर, मिजोरम में 3,34,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 2,86,000 हेक्टेयर और मणिपुर में 2,55,000 हेक्टेयर जमीन पर जंगल और पेड़ गायब हो चुके हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के ताजा आंकड़े बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। सिर्फ 2024 में भारत ने 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन यानी प्राइमरी फॉरेस्ट को खो दिया है। ये 2023 में खोए गए 17,700 हेक्टेयर वन क्षेत्र से भी बहुत ज्यादा है। साल 2001 से अब तक भारत ने करीब 23 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को खो दिया। 23 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र हम खो चुके हैं, जिसका असर साफ दिख रहा है। ये साल 2000 की तुलना में 7.1% की गिरावट है। तो गर्मी तो होगी ना। ISFR यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कागजों पर बढ़ोतरी दिखा रही है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये है कि ये आंकड़े प्लांटेशन को भी जंगल में गिन लेते हैं। मतलब जो पौधा अभी बड़ा नहीं हुआ उसको गिना जा रहा है, जिसका अभी कोई प्राकृतिक सिस्टम में कोई योगदान नहीं है, जो योगदान देने में कई साल लेगा। असली घने जंगल जो पश्चिम घाट, हिमालय और अंडमान निकोबार में थे, वो तेजी से कम हो रहे हैं। वेस्टर्न घाट में पिछले 1 दशक में 58 वर्ग किलोमीटर जंगल घट गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 327 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। आपको सरकार के कमर्शियल प्लांटेशन के धोखे के बारे में भी जानना जरूरी है। प्राकृतिक जंगलों को काटकर सरकार जो आंकड़े बढ़ाती है, वो असल में कमर्शियल प्लांटेशन यानी जैसे ताड़ के पेड़, यूकेलिप्टस या चाय के बागान होते हैं। वैज्ञानिक सच ये है कि कमर्शियल प्लांटेशन अभी भी प्राकृतिक घने जंगल की जगह नहीं ले सकता है। प्राकृतिक जंगल तापमान को कम करने और बादलों को आकर्षित करने में जो अहम भूमिका निभाते हैं, वो ये नए पौधे नहीं कर सकते। ये विकास बनाम पर्यावरण की जंग है। पिछले कुछ सालों में लाखों पेड़ों को हाईवे चौड़ा करने, खदानों और डैम बनाने के लिए कुर्बान कर दिया गया। पेड़ हमारे नेचुरल एयर कंडीशनर हैं। जब एसी ही काट दिए जाएंगे जो आपको नेचुरली मिल रहे हैं, तो देश तो तपेगा ही ना।
कि वन विभाग से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो वन बढ़ा रहे हैं। स्टेटिस्टिकली दिल्ली में भी वो कहते थे कि 18% 19% ग्रीनरी है, अब वो कहते हैं कि 24% हो गई है, 5% बढ़ गई है पिछले 15 साल में। तो ये खाली स्टेटिस्टिक्स के पीछे नहीं हम छुप सकते। हमें जो वन भी बनाने हैं वो भी हमें अपने इंडिजिनियस पेड़ उगाने पड़ेंगे। मतलब ये कि अभी जैसे रिवाज चल रहा है कि फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, मियावाकी ट्रीज, इस तरह के फॉरेस्ट बना देते, वो नहीं। एक हमें हीट मिटिगेशन वाले ट्रीज बनाने पड़ेंगे, ऑक्सीजन पार्क बनाने पड़ेंगे, ताकि शेड के साथ साथ वायु भी शुद्ध हो। क्योंकि दिल्ली में खाली समस्या हीट की नहीं है, हीट की समस्या ज़्यादा इंटेंस हो जाती है क्योंकि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एयर पॉल्यूशन और ये इनको दोनों को एक सम्मिलित अप्रोच रखना पड़ेगा। जो डिजास्टर मैनेजमेंट DDM है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने प्लान बनाया है, वो खाली हीट मिटिगेशन का बनाया है। हीट मिटिगेशन और एयर पॉल्यूशन को साथ साथ लेना पड़ेगा। ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर, रेड और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। हम फिर पार्शियल वे में और सेगमेंटेड वे में सॉल्यूशन देंगे, होलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं होंगे वो। ऐसा नहीं है कि गर्मी सिर्फ भारत में हो रही है, मिडिल ईस्ट और यूरोप के देश भी तप रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जनता को बचाने और तापमान को काबू करने के लिए कई ठोस नीतियां अपनाई हैं। वो नीतियां जिनसे भारत को भी सीखना चाहिए, आपको बताते हैं। अमेरिका के फ्रेस्नो और फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में सड़कों और छतों पर कूल पेंट यानी रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया जाता है, जो गर्मी को सोखने की बजाय परिवर्तित करता है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि इस पेंट से शहर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे किए जा सकते हैं। ये सूरज की 80% गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देता है। बर्लिन जैसे शहरों में भी कानूनन छतों को सफेद रंग से पेंट करना या उन पर बागवानी करना अनिवार्य किया जा रहा है। भारत में तेलंगाना और अहमदाबाद जैसी जगहों पर कुछ हद तक कूल रूफ पॉलिसी शुरू हो चुकी है, लेकिन ये पूरे देश में अनिवार्य नहीं है। आज भी हमारे घरों की छतें कंक्रीट की हैं जो आग उगलती हैं। वहीं चीन और जर्मनी अपने शहरों को स्पंज सिटी बना रहे हैं। इसमें सड़कों और फुटपाथों को ऐसे बनाया जाता है जो बारिश के पानी को सोख लेते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर चार्ज हो जाता है और जमीन अंदर से ठंडी रहती है। हमारे यहाँ सड़कें कंक्रीट की हैं, पानी सोखने का कोई रास्ता नहीं है। बारिश का पानी बहकर नालों में चला जाता है और जमीन सूखी और गर्म ही रह जाती है। और जब आपको बारिश के पानी की जरूरत होती है, वो आपको नहीं मिलता है। गर्मी से निजात में एक नई राह दिखा रही है जापान की मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी। जापान की इस तकनीक से शहरों के छोटे छोटे खाली टुकड़े पर बहुत घने जंगल उगाए जा सकते हैं, जो सामान्य से 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। पेरिस और सिंगापुर ने अपने शहरों के बीच में ऐसे हजारों मिनी फॉरेस्ट बना दिए हैं। भारत में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई है, लेकिन इसे अभी कुछ एनजीओ शौकिया तौर पर कर रहे हैं। इसे सरकारी स्तर पर बड़े पैमाने पर मिशन मोड में नहीं लिया गया है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम की। दुबई और सिंगापुर में हर बिल्डिंग में अलग से एसी लगाने की बजाय पूरे इलाके के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट होता है, जो पानी के जरिए पूरी कॉलोनी को ठंडा करता है। इससे पर्यावरण में गर्मी बहुत कम निकलती है। ग्रीस और स्पेन में शहरों के बीचों बीच छायादार कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को राहत मिले। वहां पत्थर की पुरानी इमारतें भी प्राकृतिक ठंडक देती हैं। यूरोप के 601 बड़े शहरों में हरित ढांचे की वजह से तापमान 1 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया है। अगर अर्बन हीट आइलैंड की बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड का मतलब होता है कि जब
जैसे कि दिल्ली है या कोई भी मेट्रो सिटी है जहां पर हम ग्रीन कवर को धीरे धीरे हटा रहे हैं और कंक्रीट जंगल इकट्ठे कर रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और जहां पर भी पेड़ पौधे हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं, तो उस जगह का टेम्परेचर आसपास की टेम्परेचर से कम 4 से 5 डिग्री या 6 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। उसको अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। तो ये जो ग्रीन कवर जब तक डिप्लीट होता रहेगा और कार्बन गैसेस का उत्सर्जन बढ़ता रहेगा, तब तक हम क्लाइमेट चेंज के असर को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आम जनता को और सरकार को थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि जागरूक होना पड़ेगा और इसके कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें जाना पड़ेगा, सोलर पैनल्स वगैरह अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा लगवाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिससे कि गर्मी से बचाव तो होगा ही और जो थर्मल पावर है उस पर भी जो लोड कम पड़ेगा। फॉसल फ्यूल का जो है यूज कम से कम हो, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स की तरफ जाए और पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो तभी जाकर के कुछ ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे रिवर्स हो पाएगा। नहीं तो हमें इसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। इरेटिक मानसून देखना पड़ेगा, तूफान ज्यादा स्ट्रांग हो गए, हीट वेव ज्यादा रहेगी, सूखे के हालात ज्यादा रहेंगे, फ्लैश फ्लड ज्यादा आएगी, क्लाउड बर्स्ट ज्यादा होंगे। तो ये सारे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। भारत में कुछ शहरों में हीट एक्शन प्लान बनाए गए हैं। अहमदाबाद उनमें सबसे आगे है, जहां 2010 में हीट एक्शन प्लान तभी से लागू हो चुका है। लेकिन दिल्ली, पटना, कानपुर और नागपुर जैसे करोड़ों की आबादी वाले शहरों में अभी तक ठोस और लॉन्ग टर्म कदम नहीं उठाए गए। हाल ही में एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के सिर्फ 9 शहरों में हीट एक्शन प्लान लागू है, जबकि देश की 11% शहर की आबादी ही इसमें कवर हो पाती है। अब अगर हम हीट मिटिगेशन प्लान की बात कर रहे हैं तो इसका संबंध जंगलों से जरूर है, पर खाली इस जंगलों से नहीं है। इसमें बहुत सारे एक्शन इन्वॉल्व हैं। एक तो सिटी प्लानिंग जो है हमें चेंज करना होगा, उसके डेवलपमेंट कंट्रोल हमें चेंज करने होंगे। उसमें हमें जो अंडरग्राउंड एरिया हैं उनको एक्सप्लोर करना होगा। जैसे हम एकदम से मेट्रो बनानी है या फ्लाईओवर बनाना है, सरफेस पे कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना देते हैं तो कंक्रीट का वर्क ज़्यादा हो रहा है। और जो ग्रीन कॉरिडोर्स बनने चाहिए, जो पेवमेंट बननी चाहिए, ग्रीन पेवमेंट बननी चाहिए, जो अंडरग्राउंड जो शेडेड एरिया होता है जहाँ पे टेम्परेचर नेचुरली करीब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। साथ साथ जो बिल्डिंगें भी जो बनाते हैं, अगर हम अंडरग्राउंड बेसमेंट में एक एयर टनल निकाल देते हैं तो वो वेंटिलेशन, वहाँ पे टेम्परेचर होता करीब 25 से 30 डिग्री, तो नेचुरली एयर कंडीशनिंग हो जाएगी। एयर कंडीशनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुरानी बिल्डिंगों में बेसमेंट होती थी, तहखाना जिसे कहते थे, एयर स्कूप होता था और कंटिन्यूस वेंटिलेशन होता था। उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत कंट्रोल में रहता था, जो कि अब हम भूलते जा रहे हैं। भारत में हीट होने वाली मौतें आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं। रिसर्चर्स मानते हैं कि लू और बढ़ते तापमान की वजह से हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है, लेकिन उनमें से अधिकतर का रिकॉर्ड ही नहीं है। 2015 से 2023 तक कुल मिलाकर पूरे देश में हीट वेव से लगभग 4000 लोगों की मौत दर्ज की गई है। लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। बढ़ते तापमान का खेती पर विनाशकारी असर हो रहा है। भीषण गर्मी से गेहूं, सब्जी और फलों की फसलें तबाह हो रही हैं। पानी का संकट गहराता जा रहा है। 2024 में दिल्ली में गर्मी की वजह से पानी की मांग इतनी ज्यादा बढ़ी कि यमुना का जल स्तर गिर गया और टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ा। और हमने इतनी गर्मी आज तक कभी देखी भी नहीं। कितनी गर्मी आंसू पड़ गई। पानी बूंदा नहीं आ रहा हो, एक महीना से पानी नहीं आता। मड़ई मारा था, पियासन थोड़ी थोड़ी छाड़ा था, कहूँ आ जाता कहूँ नहीं जाता।
शहरों में जो भी गर्मी बढ़ रही है उसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं कह सकते। सबसे पहले तो जो कंक्रीट जंगल बन रहे हैं हमारे यहाँ, इतने सीमेंट के मकान बन रहे हैं उसके कारण, और सरफेस भी जो है पार्किंग लॉट हो या रोड हो सारी कंक्रीट की हो रही है, जिससे कि जो है अर्बन हॉटस्पॉट बन जाता है और उसके कारण एक गर्मी हो रही है। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग घर पे एसी फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैसेज आती है जो ट्रैप हो जाती है उसके कारण भी गर्मी पड़ती है। धरती की उम्र करोड़ों साल की है, लेकिन इंसान ने पिछले 200 सालों में जितना नुकसान किया है, प्रकृति ने उतना नुकसान लाखों सालों में नहीं देखा था। फैक्ट्रियां चलाने की होड़ में हमने हवा जहरीली कर दी, विकास के नाम पर जंगल काट दिए, कंक्रीट के शहर बसा दिए और पानी के स्रोत खत्म कर दिए। और आज रिजल्ट क्या है? आज दुनिया के 100 सबसे गर्म शहर अपने देश में हैं, भारत में। लेकिन इंसान ये लड़ाई अभी हारा नहीं है। सिंगापुर ने साबित किया कि सही नीतियों से शहर को हरा भरा और ठंडा रखा जा सकता है। यूरोप ने दिखा दिया कि हरित इमारतें बनाना मुमकिन है। चीन ने पानी सोखने वाली सड़कें बना दी। भारत को भी यही रास्ता अपनाना होगा। तकनीक और नीति तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे पहले जरूरी है वो समझ जो हमें ये बता सके कि धरती को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए आपको और हमें अपने स्तर पर वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हम कर सकते हैं। अपने घर की छत पर कूल रूफ पेंट करवाइए, ये तापमान को 3 से 4 डिग्री कम कर देता है। इस मानसून में हर नागरिक कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए, ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लीजिए। पानी की हर बूंद को बचाइए, क्योंकि पानी ही इस धरती का एकमात्र कूलेंट है जो आपकी जिंदगी को बढ़ा सकता है। मौसम विभाग हर साल रेड अलर्ट जारी करेगा, लेकिन उस रेड अलर्ट को ग्रीन में बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और हमारी। अगर आज हम ये नहीं समझेंगे, नहीं जागेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर जीने के लिए बहुत ही भयंकर संघर्ष करने वाली हैं, जो हमने उनके लिए पैदा किया होगा। तीसरी आंख में आपके लिए ऐसे ही जनहित के और भी मुद्दे लगातार लाते रहेंगे। उसके लिए आप जरूर देखिए भारत एक्सप्रेस, और आपके पास ऐसे कोई मुद्दे हैं तो हमें भेजना ना भूलें।